हेलो। हाँ वकील साहब, ये कहते हैं मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हाँ तो केस वेस लेना पड़ सकता है, ऐसे ही जली पड़ी है सबकी। कुछ बोल दिया तो फिर जल गई तो क्या? मर्डर करूँगा तो केस लड़ देंगे, मजाक करूँगा तो केस लड़ेंगे? क्या बोल रहे हैं आप? पागल वागल नहीं ना है? आप गधे, आपका बाप गधा, आपका पूरा खानदान गधा। फोन करिए। ये वीडियो किसने स्टार्ट किया है? अभी नहीं करना था ना स्टार्ट? हाय गाइस। तो हो गया फ्री का बिग बॉस देखकर, इंडियाज गॉट टैलेंट। जब तक इंडियाज गॉट टैलेंट चला तुमने उससे मजे लिए, अब उस पर केस चल रहा है तुम उससे भी मजे ले रहे हो। तुम्हारे एंटरटेनमेंट में थोड़ी कोई कमी आनी चाहिए, पर उन पे क्या किसी ने कभी सोचा है? नहीं। तुम्हें कोई शर्म है थोड़ी है? जब तुम्हें कोई शर्म है नहीं तो मुझे किस बात की शर्म है? तुमको देखने में मज़ा आ रहा है, हम लोग को दिखाने में। तुमको मज़ा मिलेगा, हमें व्यूज़। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहती गंगा में हाथ धो लूँ। तो आओ यार, अपनी शर्म हया को अपनी पिछली पॉकेट में रख के शुरू करते हैं। चलो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समय से, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडी था, मतलब है। और वो अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में अक्सर गालियाँ देता रहता है और जो कभी कभी डार्क भी चली जाती है, पर ऑब्वियसली वो उसका स्टाइल है। अब देखो यार, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे तुम संदीप रेड्डी वांगा और क्रिस्टोफर नोलन से कहो कि वो बैड एस रवि कुमार जैसी मास्टरपीस बना दे, तो हो सकता है। नहीं, कहाँ संदीप रेड्डी वांगा, कहाँ क्रिस्टोफर नोलन और कहाँ बैड एस रवि कुमार। यहाँ यहाँ फ्रेम से भी बाहर। स्टैंड अप कॉमेडी करते करते समय को लगा कि अब कुछ तो क्रेजी करना चाहिए। इसलिए उसने फॉरेन के एक शो किल टोनी से इंस्पायर होकर अपना खुद का एक शो बनाया, इंडियाज गॉट टैलेंट। अब भले ही ये शो किल टोनी से इंस्पायर्ड था, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिया में नया था। ऐसी कोई भी चीज़ इंडिया में पहले नहीं हुई थी, जिसके चलते इसे खूब पसंद किया गया और इसे खूब पॉपुलैरिटी मिली। ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी। जैसे पाकिस्तान में इसका एक डुप्लीकेट बना, पाकिस्तान गॉट टैलेंट। अब समय ने हर एपिसोड से कुछ कुछ पार्ट्स को मेंबर्स ओनली पे डालना स्टार्ट कर दिया, और आगे चलकर उसने पूरा पूरा एपिसोड ही मेंबर्स ओनली पे डालना स्टार्ट कर दिया। अब उन एपिसोड्स को लोग देखने तभी आते जब जज के पैनल पे कुछ क्रेजी लोग बैठते। तो उसने बुलाया रणवीर को, आशीष को, जसप्रीत को। हाँ बस इतना ही क्रेजी लोग को उसने बुलाया। इसे मतलब बुलाया पर क्रेजी नहीं, तो तुम समझ गए ना बस। फिर उसके बाद रणवीर ने वहाँ पे जो भी कुछ बोला, वहाँ जो भी कुछ हुआ, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा अभी तक, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नहीं दिखाने वाला। अगर अभी भी तुमको नहीं पता चला तो तुमको फिर हिमालय पे जाना चाहिए। तुम गलत युग में पैदा हो गए हो। तुमको ना यहाँ पे सब कच्चा चबा जाएंगे, ये जालिम जो है तुम्हारे लिए नहीं है। सही में। चल बस, तू लायक है क्या? काम करने दे। पर अब सवाल ये उठता है, क्या रणवीर ने जो भी कुछ बोला वो गलत था? हाँ वो गलत ही था, चाहे कुछ भी कह लो, वो गलत था, वो गलत है। पर क्या जो अब हो रहा है वो सही है? प्रथम 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 क्या एडिटिंग की है आपने? आपने इतने ऐसे सीन्स आपने एडिट नहीं किए। जो बोला वो रणवीर ने बोला, पर लग समय के गए। एक तो शो भी बंद हो गया, ऊपर से सारे के सारे एपिसोड डिलीट करने पड़ गए। क्यों? क्योंकि शो समय का था। इस हिसाब से तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। या फिर इसलिए कि शो समय का था तो जिम्मेदारी भी उसकी बनती कि वो सबको रोके। तो इस हिसाब से तो एलविश यादव को भी जेल हो जानी चाहिए, क्योंकि उसने भी तो अपनी सो कॉल्ड आर्मी को नहीं रोका था, बल्कि खुद कहा बिलो द बेल्ट जाने के लिए। मैं मानता हूँ कि समय की भी गलती है, पर उसने इन लोगों से बड़ा अपराध तो नहीं ना किया। अब एक बार को समय पर केस होना भी सेंस बनाता है, पर ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है कि अब इनको हर जगह पे पूछताछ के लिए भी बुलाया जा रहा है। असल में तुम इस क्राइम को ही हल्के में ले रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि कितना बड़ा क्राइम है। दिल्ली का सीएम 54 मिनट, इंडियाज गॉट टैलेंट 11 घंटा 54 मिनट। देश की राजधानी से भी बड़ा क्राइम। अगर अभी भी तुम्हें अंदाजा नहीं लगा कि कितना बड़ा क्राइम है, तो
सबसे पहले तो इन लोगों को आप आर्टिस्ट कहना बंद करिए। हाँ। इनको कॉमेडियन कहना बंद करिए, इनको इंसान कहना बंद करिए। तो फिर क्या बोले, आप ही बता दो हमें। इंसान, ये इस टाइप की बातें करने वाले इंसान चीजें, ये जेंजिस को सामने कुछ भी बकवासें करने वाले, ये इंसान नहीं होते। जेंजिस को बिगाड़ने वाला आतंकवादी होता है। हैं? आतंकवादी इंसान नहीं होते हैं? ओए जादू, तुम्हारे कुछ भाई लोग यहीं छूट गए, इन्हें कौन लेके जाएगा? लेके जाने भी। Do you believe in aliens? हाँ, आप ही तो हैं। सुना नहीं अभी आपने? बेचारे आतंकवादी भी सोचते होंगे, इतना आसान हो गया आतंकवादी बनना, जोक मारना होता है बस। केबीसी वालों से भी खफा हूं। केबीसी वालों ने क्यों बुलाया था इन गाली गलौज वालों? तेरी माँ का रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी माँ बहन को। एक मिनट चुप रहना भाई, चुप रहना तू चुप। नहीं, यूट्यूबर जिसका नाम रणवीर इलाहाबादिया है, जिस तरीके का इसने भारत के अंदर जो बयान दिया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आतंकवादियों से, दाऊद जैसे देशद्रोही से इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध हो सकता। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। मतलब ये देश की राजधानी नहीं, देश से भी बड़ा खतरा बन चुके हैं। आप लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी ढूंढी दादा, इस प्रकार के विचारों की वैक्सीन ढूंढिए। कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक, मतलब इनके निकलते ही देश में लॉकडाउन भी घोषित कर देना चाहिए। नहीं, क्योंकि अब ये दुनिया से भी बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब बस एलियन को इनसे बच के लाने की ज़रूरत है। नहीं, वो जादू, बच के रहना इन लोगों से, कहीं वहाँ के कोई जोक ना मार दे। अब जब सभी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो कुछ सेलिब्रिटीज ने सोचा कि हम भी थोड़ी सी डुबकी लगाई लेते। के माताजी और पिताजी को उसे पकड़ के ना कहाँ का डंडे से मारते हुए त्रिवेणी में जाके डुबा देना चाहिए। हैं? पर अब उन्होंने अपोलोजाइज तो कर लिया, सॉरी तो बोल दिया, अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे? इससे पहले भी टुच्चे 2-4-5 हुए हैं जिनको जनता ने जूते जब मारे तो माफी मांग ली। अरे यार फायदा क्या यार, बार बार माफी मांगोगे। मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आप फिर मैं सॉरी, अरे मिस कोट हो गया था। एक मिनट, क्या बोला आपने अभी? कोट हो गया था। ये गाली थोड़ी है, ये ऐसी मिस कोट बस, सॉरी। वैसे अनु जी, ये क्या है? राष्ट्रीय पान मसाला, स्वाद में सोचो। ये भी मिस कोट हुआ था कि ये सब अच्छे हैं तो तुम्हें गिना जाता है? इस पे भी थोड़ा सा अपना विचार साझा कर देते तो देश का भला हो जाता थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह। और अभी ये बहुत ही जो न्यूज़ चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना एंड रणवीर की, तो मैंने भी वो एपिसोड देखा है। बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे जब ऐसी चीज़ें पसंद ही नहीं है तो मेंबरशिप लेके मेंबर सुनने वाले एपिसोड को देखना ही क्यों है? या फिर कहीं गलती से तो मेंबरशिप नहीं ली थी? मतलब ऐसे अचानक से मेंबरशिप मिल गई? नहीं, ऐसा होता है कभी कभी कि मेंबरशिप ऐसे आके अचानक से मिल जाती है। ऐसा ही हुआ था ना? कुड़ियां नी तेरे ब्राउन रंग ते मुंडे। ये समय की मेंबरशिप कैसे मिली? एक बार जोर ताली for the band, everyone. Come on. Let me introduce everybody here. I mean, who doesn't know पूनम जी? ओह, गलती से ओनली फैंस की जगह समय की मेंबरशिप ले ली है ना? लास्ट को ऐसा वीडियो के अपने चैनल पे दिखा भी नहीं सकते। छे, ओ मिका सिंह तो इतना गर्म था, ये इतना ढीला क्यों है? ओह, इसलिए समय की मेंबरशिप ली थी मैंने। आपकी कोई गलती नहीं है, मैं सब समझ गया, है ना अनु सर? सप्लाई उसी चीज की होती है जिसकी डिमांड होती है। आप समझ रहे मेरी बात? देखा, मैंने कहा था ना, देखा। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आपने बहुत सही किया, ऐसे गंदे लोग के शो पे नहीं गए। गुड। बी प्रैक ने भी बहती गंगा में हाथ धो दिया, उसको इनवाइट ही नहीं किया था, अभी उसने डिलीट कर दिया ट्वीट। नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, उसमें क्या बात है?
वो जो बोल रहे हैं वो सुनो ना, कितनी अच्छी बातें बोलते हैं। आई थिंक आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। देखा कितनी अच्छी बातें बोलते हैं, और तुम लोगों की बुलाया नहीं बुलाया। तो रुको जरा, सबर करो। आई थिंक आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं। आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें, हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मीडिया वाले और पॉलिटिशियंस तो सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी। जब तक रणवीर अलाहाबादिया सरकारी पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू ले रहा था, उन्हें प्रमोट कर रहा था, तब तक सब कुछ सही था, सरकार को भी मजा आ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी उसे क्रिएटर का अवार्ड दे रहे थे। लेकिन जैसे ही एक कंट्रोवर्सी यहां पर हुई, लोगों का गुस्सा रणवीर के खिलाफ आया। पॉलिटिशियंस को लगा अब इसके खिलाफ जाने में हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो इसलिए आज ये हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए। तो गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी समय रैना के शो पर चेस खेलने गया था, लेकिन मेरे लिए वो कभी भी अछूत नहीं था। मुझे किसी सही चीज के लिए दोबारा बुलाया जाए, जैसे चेस खेलने के लिए या किसी ढंग के कॉमेडी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। रणवीर के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया, कई इवेंट्स में मिलना भी हुआ, क्योंकि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनसे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इनके कंटेंट को क्रिटिसाइज करने से पीछे भी नहीं हटूंगा। जहां मुझे लगता है इन्होंने गलत किया है, वो बोलना बनता है। क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। गाली गालियां गालियां गालियों गालियां गालियां गाली 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 गालियां गाली 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 गालियां गालियों गाली 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 गाली। माना ही गाली देना गलत बात होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गालियाँ ही सभी फसाद की जड़ है। और ऐसा भी नहीं है कि जो गाली नहीं देते वो संत या महात्मा होते हैं। ऐसे कई कॉमेडियंस भी हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर दीपक गर्ग और हसलिंग रजन की रील्स देख लीजिए। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਮੋਏ 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 ਮੋਏ। कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। ऐसा लग रहा है कहीं तो देखा है इसे, पर कहाँ? किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। हाँ, याद आया। तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। सॉरी। इतने समय बाद भी इस टॉपिक पर चर्चा करने का सबसे बड़ा रीज़न है सेंसरशिप। क्योंकि अभी कईयों को ऐसा लगता है कि सिर्फ सेंसरशिप ही कैसा तरीका है जिससे सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले घटिया और वल्गर कंटेंट को रोका जा सकता है। पर सेंसरशिप के फ़ायदों के साथ साथ इससे कई सारे नुकसान भी हैं। सेंसरशिप के आ जाने से सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले हर तरह के कंटेंट पर नज़र रखी जा सकती है। इससे घटिया और वल्गर कंटेंट के अपलोड होते ही तुरंत उसे वहाँ से हटाया भी जा सकता है। पर इस समय हमें सेंसरशिप से ज़्यादा ज़रूरत तो सिस्टम में सुधार की है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे थिएटर्स हैं जहाँ पर अडल्ट सर्टिफाइड मूवीज़ को टीनेजर्स बैठकर देखते हैं।
कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे नीट, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यहाँ तुम्हें अपनी एज लिमिट का प्रूफ देना पड़ता है, पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ एज लिख देने से तुम वहाँ के एडल्ट कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी मारतीत करके, जिसे देखने के बाद मूवी रिव्यूअर्स के सिर्फ नेगेटिव मूवी रिव्यूज़ वाले वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने लगे, ये कहकर कि उन लोगों ने इनकी मूवी का कुछ क्लिप यूज़ किया है, थिएटर वाला नहीं, टीज़र ट्रेलर वाला। फिर फ़ोटो लगाने पर भी इन लोगों ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारना स्टार्ट कर दिया, और हद तो तब हुई जब सिर्फ नाम लेने पर, मूवी का नाम लेने पर भी लोगों ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, इन लोगों ने धमकी भरे फ़ोन कॉल करना भी स्टार्ट कर दिया, और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, इन लोगों ने गुंडे भेजने भी स्टार्ट कर दिए। इतनी मेहनत मूवी बनाने में कर ली होती। और ये सब सिर्फ तब हो रहा था जब किसी तरीके का सेंसरशिप या कोई लॉ नहीं आया था। जब आ जाएगा तो ना जाने लोग क्या क्या करेंगे। अब ये मत कहना कि लॉ के आ जाने पर तो सब कंट्रोल में आ जाएगा। लॉ अभी भी है देश में, लेकिन फिर भी रणवीर को डेथ थ्रेट्स आते हैं। उसकी मम्मी के क्लिनिक में गुंडे पेशेंट बनकर घुस जाते हैं। ये तो शायरी बन गई। तुमने सुना होगा कि पहले लोग एक्टर बनने के लिए मुंबई भाग जाया करते थे, पर आज के सोशल मीडिया के समय पर ये सब घर से स्टार्ट करना भी आसान है, अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल खोल के या किसी शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज़ में काम करके। अब सेंसरशिप के आ जाने से इन सब में काफ़ी दिक्कतें खड़ी होने लगेंगी। एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लेते हैं कि मार्को या किल जैसी मूवी किसी ने यूट्यूब पर अपलोड की होती इंडिपेंडेंटली, तो सेंसरशिप तो उन लोग की मार लेता। अब किसी पुराने या बड़े कंटेंट क्रिएटर के लिए इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास पहले से उनकी खुद की एक ऑडियंस है। पर वहीं किसी छोटे या नए कंटेंट क्रिएटर के लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती, क्योंकि उनके पास अभी खुद की एक ऑडियंस नहीं है और वो वही ऑडियंस बनाना चाहते हैं, और वही ऑडियंस उन्हें बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? पर अब मान लेते हैं कि इन सब चीज़ों को ठीक भी कर लिया जाता है और इनका समाधान भी निकाल लिया जाता है, पर फिर भी तुम सेंसरशिप के दोगलेपन को कैसे दूर करोगे? क्योंकि इनके हिसाब से ग्रैंड मस्ती जैसी मूवीज़ देखी जानी चाहिए, पर बैंडिट क्वीन जैसी मूवीज़ को नहीं देखना चाहिए। इनके हिसाब से टीनेजर्स के लिए बनी हुई मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, ताकि टीनेजर्स उस मूवी को देख ही ना पाए। इनके हिसाब से आदि पुरुष जैसी मूवीज़ में भगवान तू तड़ाक करके डबल मीनिंग बातें कर सकते हैं, पर OMG 2 जैसी मूवीज़ में महादेव अपने भक्तों की डायरेक्ट सहायता नहीं कर सकते, बल्कि अपने शिवगढ़ में से उन्हें किसी को भेज देना चाहिए। मतलब अब महादेव भी इनसे पूछकर अपने भक्तों की सहायता करेंगे। महादेव अपने भक्तों की सहायता हमेशा करेंगे, चाहे तुम फिर चाहो या जो करो। बड़े सेंसरशिप लगाने वाले। जनता आमतौर पे पब्लिक एट लार्ज बहुत भोली होती है, बहुत मासूम होती है। ये बहुत सही फैसले भी लेती है, लेकिन उसी भोलेपन में कई बार ये गलत फैसले भी लेती है। हाँ सही बोला, जनता तो भोली ही है, तभी तो बॉक्स ऑफिस पर आदि पुरुष ने ऑलमोस्ट 400 करोड़ की कमाई की, जिसके डायलॉग्स आप ही ने तो लिखे थे। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि सेंसरशिप बेकार है या फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सेंसरशिप को लाने से पहले सिस्टम में कुछ छोटे मोटे सुधार करने होंगे, जिससे सेंसर बोर्ड अपना काम और भी ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाए। अब ये सिर्फ ऑफिशियल से नहीं होगा, बल्कि हम तुम जैसे आम लोगों को भी इसमें मेहनत करनी होगी। जैसे सेल्फ सेंसरशिप, अपने कॉन्शियंस का सेंसरशिप, अपने ज़मीर का सेंसरशिप, ये एक बेहतर सोल्यूशन है। मैं भी बोल लूँ, इसमें हम तुम जैसे आम लोगों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि सच में सुधार सिर्फ तभी आ सकता है जब हम सब मिलकर मेहनत करें। इंडियाज़ गॉट टैलेंट तो आ जाएगा, पर इससे पहले भी और भी कई सारी समस्याएं हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, और जितना ध्यान इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे दिया जा रहा है, उसका आधा भी अगर उन सब समस्याओं पे दे दिया जाए तो देश का और इस समाज का बहुत कल्याण हो जाएगा। चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मुझे भी जाना है अपने वकील को आने। तब तक तुम इस वीडियो से क्या समझे, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रणवीर ने जो भी कुछ बोला वो सही था और मैं उन लोगों को डिफेंड कर रहा हूँ? नहीं। क्या उन पर जो भी एक्शन लिया जा रहा है या जो भी तरीका उन पर अपनाया जा रहा है वो सब सही है? नहीं। क्या सिर्फ इंडियाज़ गॉट टैलेंट और ऑफिशियल्स की गलती है? तुम तो एकदम सीधे हो। नहीं। क्या वीडियो देख के तुम्हें ऐसे ही चले जाना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना सब्सक्राइब किए गए तो बहुत पाप पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब कुछ अच्छे से समझ ही गए होगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी किसी भी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ जाकर उनको थोड़ा सा फॉलो भी कर लेना। बाकी कमेंट सेक्शन तो खुला ही है गाली देने के लिए। और वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव। हाँ, जाने दो ना, छोड़ो ना, इतना गुस्सा क्यों करते हो? चलो सॉरी ना।